मैं अपने भाई के साथ घर में बिल्कुल अकेली रहती थी, जिसे मैंने हमेशा अपना सगा भाई माना था। मुझे नहीं पता था कि रात को सोने के बाद वो मेरे साथ इतना गलत करेगा। दुनिया की नजरों में वो मेरा भाई था, लेकिन असलियत कुछ और थी। धीरे धीरे मैं उसके नकली प्यार के जाल में फंसती चली गई। और फिर एक दिन उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनने के बाद आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी। हेलो दोस्तों, मेरी उम्र 21 साल थी। मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। उन दिनों गर्मी शुरू हो गई थी, इसलिए हमें कॉलेज से छुट्टियां मिल गई थीं। रोज की तरह आज भी पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। थकान से चूर होकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बदन अकड़ गया हो। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और हाथों से अपने सिर की मसाज कर रही थी। अचानक मेरा भाई अरविंद मेरे कमरे में आया और दरवाजा बंद करके कहने लगा, क्या हुआ दीदी, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, क्या भाई, मम्मी सारा काम मेरे सर पर डालकर चली जाती है। कॉलेज की छुट्टियां क्या हुई, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से मुलाजिम भी छुट्टी पर है, मुझसे नहीं होते ये घर के काम। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ, उसे पियोगी तो सुकून मिल जाएगा। अरविंद की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, बस तुम खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर सोऊंगी तो मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी। अरविंद कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद ठंडे दूध के गिलास के साथ वह वापस आया। मुझे उस पर बहुत प्यार आया। दुनिया में बहुत कम ही ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैं उसे ढेर सारा आशीर्वाद देने लगी और उसका लाया हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैंने ग्लास एक साइड पर रखा और लेट गई। अरविंद कहने लगा, चलो दीदी, मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ, तुम सो जाओ। वह मेरे सिरहाने बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सिर दबाने लगा। मुझे भी सुकून आने लगा था, दर्द भी कम होने लगा था। मैं आंखें मूंदकर सोने लगी और गहरी नींद में चली गई। पता ही नहीं चला कि घंटों तक मैं सोती रही थी। मेरी आंख मम्मी की आवाज पर खुली। मैं हड़बड़ाकर आंखें खोली तो मेरा सिर बुरी तरह से बोझिल था। घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 9 बज रहे थे। मुझे एकदम झटका सा लगा। बड़ी अजीब बात थी कि पापा ऑफिस से वापस आ चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास ही न हुआ। मैं उठकर जैसे ही 2 कदम चली तो मुझे चक्कर आ गए। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगर दीवार पर हाथ ना रखती तो यकीनन गिर जाती। मैं फ्रेश होकर बाहर आई तो खाने के टेबल पर सब बैठे मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं जाकर आराम के साथ कुर्सी पर बैठ गई। मुझे देखकर अरविंद खाना मेरी प्लेट में डालने लगा और फिर मम्मी से कहने लगा कि मम्मी, अन्नू पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करे। अरे, अगर काम वाली नहीं आ रही तो उसकी जगह किसी और को रख लें। ये बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है। देखें तो इसकी रंगत भी पीली पड़ चुकी है। मेरी हालत वाकई खराब हो चुकी थी। मैं काफी थकी हुई महसूस कर रही थी। मेरी मम्मी और पापा दोनों ही जॉब करते थे, क्योंकि सिर्फ पापा की जॉब से घर चलना मुश्किल था। ऊपर से हमारी पढ़ाइयों के खर्चे भी कुछ कम नहीं थे। इसीलिए मेरी मम्मी भी उसी कंपनी में जॉब करती थी जहां पापा करते थे। मैं और अरविंद कॉलेज जाते थे, मगर अभी गर्मी की वजह से छुट्टियां थीं, इसीलिए हमें घर ही रहना पड़ रहा था। मैंने ये बात नोट की थी कि पिछले कुछ दिनों से अरविंद मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अटैच हो चुका है। जब से मुझे छुट्टियां हुई थी, वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। अगर मैं घर का कोई काम कर रही होती तो आकर मेरी मदद करने लगता। अगर मैं थक जाती तो मेरा सर दबा देता। मैं उसे मना करती, मगर वह कहता कि नहीं, तुम थक चुकी हो, इतना काम करती हो, मेरा हक है कि मैं तुम्हें सुकून पहुंचाऊं। मैं भी खामोशी से लेटी रहती। मगर एक रात जो कुछ हुआ उससे मेरे होश उड़ गए थे। क्या अरविंद कभी ऐसा भी कर सकता है? मैं अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात के वक्त मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में आया हुआ है। आहिस्ता से चलता मेरे बिस्तर के करीब आया हो। भले ही मैं सो रही थी, मगर मेरा जहन बेदार था। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। जब मैंने उठकर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था।
बस कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैं सोने से पहले हमेशा दरवाजा बंद करके सोती थी, फिर खुद कैसे खुल सकता था। मैं नींद भरी आंखों से उठी और दरवाजे को लॉक करने लगी। दरवाजा लॉक करने के बाद दोबारा पलटकर बिस्तर पर सो गई। मेरी आंखें बंद होते ही एक बार फिर मुझे कदमों की आहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई बिस्तर पर मेरे पास बैठ रहा हो। ऐसा लगा जैसे कोई अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा रहा हो, लेकिन जब मैंने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। मुझे घबराहट होने लगी थी। मैंने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी और दरवाजा खोलकर भी बाहर देखा, मगर वहां पर भी कोई नहीं था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। मुझे प्यास लगी तो मैं कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। उसी वक्त अरविंद भी अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे देखकर उसने पूछा, क्या बात है, आप अभी तक जाग रही हैं? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। पानी पीकर मैं दोबारा कमरे में आई और पीछे पीछे वह भी आ गया। उसने कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूँ। मैंने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अपनी नींद खराब करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में सो जाओ। लेकिन वह जिद करने लगा कि मैं आपको अकेला किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। आपकी तबीयत खराब हो सकती है, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। आप सो जाए, मैं यही सो जाता हूँ। आखिरकार मैं बेड पर जाकर सो गई। उसने तकिया उठाकर सोफे पर रख लिया और वहीं सो गया। उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सरहाने बैठकर मुझे बहुत देर तक देखता रहा हो। उसने मेरे बालों को सहलाया, मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरी और मैं सुकून से सो रही थी। मुझे सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड बड़ा अजीब था, लेकिन जब मैंने अपने भाई पर गौर किया तो मैं हैरान रह गई। शुक्र था कि मैंने अपने आप को दुपट्टे से ढक रखा था। मेरी कमीज बेतरतीब हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई क्योंकि आज से पहले मैं कभी इस तरह आराम से नहीं सोई थी। आज मैं बहुत खुश महसूस कर रही थी, न जाने क्या वजह थी। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं तो रोज ही इतना खुश होता हूँ। जिसको आप जैसी बहन मिल जाए वो क्यों ना खुश हो। घर के सारे काम निपटाकर जब मैं बैठी तो अरविंद तेल लेकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, अनु दीदी, आप अपने बाल खोल दे, मैं आपके सर में मसाज कर देता हूँ। मुझे उसकी हरकतें अजीब लगती थीं। मैंने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है, जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मुझे मसाज की जरूरत नहीं है। मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और खुद ही मेरे बालों से कैचर उतारकर कहने लगा, आप नखरे मत किया करें, किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं। जब आपका भाई आपके खूबसूरत रेशमी बालों में मसाज करना चाहता है तो आपको क्या समस्या हो सकती है? आ जाइए, मैं आपके सर की मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। वहां मुझे उठाकर कमरे में ले गया। मैं बेड पर तकिया रख कर लेट गई। मेरे बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। वह मेरे सरहाने बैठकर मेरे बालों की मसाज करने लगा। अरविंद मुझसे 4 साल छोटा था, मगर मुझे नाम से बुलाता था। कहता, आप इतनी प्यारी हैं कि आपको देखकर दिल करता है कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहे और मैं आपका लाभ उठाता रहूं। वह मेरे बालों की मसाज कर रहा था और उसके हाथों में जैसे जादू था। मुझे इतना मजा आया कि मैं नींद की वादियों में खोने लगी। तेल की खुशबू भी बहुत जबरदस्त थी। मैंने उससे पूछा, ये कौन सा तेल है? वह बोला, ये बहुत ही खास तेल है, खास आपके लिए। आपके जो इतने हसीन बाल हैं ना, ये उन्हीं बालों के लिए बना है। उसकी बातें बहुत प्यारी थीं। मैं समझ नहीं पाती थी कि वह किस तरीके से बात कर रहा है। मसाज के दौरान ही मैं नींद में खोने लगी। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों पर बहुत ज्यादा वजन रख दिया गया हो। पूरे बदन में दर्द सरायत कर रहा था। मैं धीरे धीरे उठकर बैठी और आसपास देखने लगी। तब अपने भाई पर गौर किया। मैं पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे किसी ने मुझे नहला दिया हो। कपड़े गीले थे, पंखा बंद था और गर्मी थी। ये सब क्या हो रहा था? मैं बड़ी मुश्किल से बेड से उठी। मुझे चक्कर आ रहे थे, चलना मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से चलकर बाथरूम गई और फ्रेश हुई। अपनी हालत पर गौर किया
तो ऐसा लगा जैसे मैं सोई नहीं बल्कि कोई मेहनत वाला काम कर रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे फुसफुसाने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। घर में मेरे और उसके अलावा कोई नहीं था। फिर वो किसके साथ बात कर रहा था? मैं पहले किचन में पानी पीने गई, मगर तब तक आवाज आनी बंद हो गई थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी। जब वह बैठक से निकला, उसके हाथ में काफी पैसे थे, जिन्हें देखकर वह मुस्कुरा रहा था। मेरे माथे पर बल पड़े। अगले ही पल उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर कहने लगा, अन्नू आप उठ गई। मैं चलते हुए उसके करीब आई। वह हड़बड़ाकर पैसे अपनी पैंट की जेब में डाल रहा था, मगर मैंने उसका हाथ पकड़कर उन पैसों को सामने लाकर कहा, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वह नजरें झुका चुका था। कहने लगा, आप प्लीज पापा को मत बताना। मैं ताज्जुब में थी कि उसने ये पैसे पापा को क्यों नहीं दिए। मैंने सख्ती से पूछा तो वह सहम गया। कहने लगा, ये पैसे तो पापा के एक दोस्त ने कई साल पुराने कर्ज के रूप में लौटाए थे। मैंने सोचा था कि इनसे मोबाइल लूंगा, लेकिन फिर उसने पैसे मुझे थमा दिए। मैंने कहा, हाँ तुमने अच्छा किया। घर के हालात देखो किस कदर खराब है। हमारे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और तुम मोबाइल लेने की बात कर रहे हो। वह शर्मिंदा था। मैंने वो पैसे रात को पापा को दे दिए थे। उस रात उसने मुझसे कोई बात नहीं की और जल्दी सोने चला गया। मैं अगले दिन किचन में काम कर रही थी जब अरविंद अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। मैं जितनी हैरान होती उतना ही कम था, क्योंकि वह अपने दोस्तों को सीधा लाउंज में ही ले आया था। उस वक्त मैं दुपट्टा उतारकर बर्तन धो रही थी। जब वह सब हंसते हुए अंदर आए, मैंने तुरंत दुपट्टा ऊपर लिया और फिर अरविंद को समझाने लगी कि यह क्या तरीका है। तुम जानते हो इस वक्त मम्मी पापा घर नहीं है, फिर भी इन लोगों को घर ले आए हो। अरविंद कहने लगा, ये मेरा घर है। जब आपको मेरा ख्याल नहीं है तो मैं आपका ख्याल क्यों करूं? अच्छा खाना तैयार करो, मेरे बहुत खास दोस्त हैं। वह मुझसे काफी नाराज हो चुका था, मगर अब मैं क्या करती? खाना तो बनाना जरूरी था। मैं उसके दोस्तों के लिए खाना बनाने लगी तो वह बोला, खाना परोसने भी तुम खुद ही आओगी। मुझे अरविंद का रवैया हैरान कर रहा था। छोटी सी बात पर वह ऐसे कैसे बदल सकता था? मैंने खाना टेबल पर लगा दिया। मैंने गौर किया कि उसके दोस्त बार बार मुझे घूर कर देख रहे थे। वे सभी अरविंद की उम्र से बड़े थे और अजीब तरीके से घूर रहे थे, जैसे कच्चा ही खा जाएंगे। मैं अपने कमरे में बंद होकर रह गई। जैसे ही वे गए तो मैं अरविंद पर फट पड़ी कि दोबारा तुम्हारे दोस्त मुझे इस घर में नजर ना आए। मगर वह तो अगले ही पल मेरे गाल थामकर कहने लगा, इतना गुस्सा कहाँ से आता है? ठीक है, वो नहीं आएंगे दोबारा, मगर आप इस बारे में मम्मी पापा को कुछ नहीं बताएंगी। कैसा लड़का था ये! कभी प्यार जताने लगता तो कभी चिढ़ने लगता। मैंने हाँ में सर हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। मुझे अरविंद की हरकतें कुछ मुश्किल सी लगने लगी थी, क्योंकि वह मुझे अजीब तरह से देखने लगा था। उस रोज भी जब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए सोई तो अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी का हाथ महसूस हुए। मैंने बौखलाकर आंखें खोली तो अरविंद मेरे पैरों को अपनी गोद में रखकर मसाज दे रहा था। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया, मगर वह कहने लगा, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दे। इस घर में एक मैं ही हूँ जिससे आपकी इतनी फिक्र है। मम्मी पापा को तो काम से ही फुर्सत नहीं है। खैर मैं भी थक चुकी थी। आंखें बंद की और सोने लगी। अरविंद के हाथों मसाज करवाने से मैं नींद की गहराई में खोने लगी थी, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। बिस्तर की चादर बिल्कुल बेतरतीब हो चुकी थी। बिस्तर पर एक शर्ट और एक मेल परफ्यूम पड़ा था। ये सामान किसका था? मैं तो कुछ भी बोल नहीं सकी। सर में इतनी तेज दर्द था कि मैं दोबारा बिस्तर पर गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बेहोशी की दवा पिला दी हो। मुझे पास में फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, मगर कौन बोल रहा था यह मैं पहचान नहीं सकी। मुझे तो बस अरविंद की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे कमरे में मौजूद हो और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो सारा दृश्य मेरी नजरों के सामने घूमने लगा। मैंने सबसे पहले बेड की तरफ देखा
जहां शर्ट और परफ्यूम पड़े थे, मगर अब वहां कुछ भी नहीं था। आज फिर मेरी हालत बड़ी अजीब थी। मैं बच्ची तो नहीं थी जो यह सब कुछ समझ न पाती। घर में मेरे और अरविंद के अलावा और कोई नहीं था। फिर मेरे सोने के बाद ऐसा क्या होता था कि मेरा पूरा शरीर पानी से नहला दिया गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा शरीर दर्द से चूर था और रंगत भी बिल्कुल पीली हो चुकी थी। दिन ब दिन मैं कमजोर होती जा रही थी। उस दिन भी अरविंद मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं बहाना बनाकर अपने कमरे में आ गई थी। दिमाग में अजीब से विचार आने लगे थे। तबीयत भी काफी खराब थी। मेरी हालत देखकर माँ भी परेशान होने लगी। उन्होंने कहा कि वे अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगी, ताकि पता चल सके कि मुझे क्या समस्या है। उस रात मैं बार बार उठ रही थी और ठीक से सो नहीं पाई। अगले दिन मेरे माता पिता हमेशा की तरह अपने काम पर चले गए थे। उन्हें शायद मेरी परवाह नहीं थी। मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई, जहां अल्ट्रासाउंड में पता चला कि मैं पेट से हूँ। आखिर यह सब मेरे साथ कौन कर सकता था? अरविंद मेरा भाई था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में यह बात आई कि मैं उसे सगा भाई समझती हूँ। बात ऐसी थी कि किसी से छिपी नहीं थी कि वो मेरा सौतेला भाई है। वह मेरी माँ की दूसरी शादी से है, जबकि मैं माँ की पहली शादी की औलाद हूँ। इस तरह की बातें मुझे गलत सोचने पर मजबूर कर रही थीं। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने माँ बाप को यह बात बताऊं। अरविंद मेरा सौतेला भाई जब मेरे पास बैठता तो कभी मेरा हाथ पकड़ता तो कभी मेरी गाल खींच देता। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी कि मेरे साथ आखिरकार ऐसा कौन कर सकता है। फिर मैंने एक दिन अपने कमरे में मोबाइल का कैमरा फिट कर दिया। उस दिन हमारे माँ बाप घर पर नहीं थे। अरविंद फिर मेरे पास आया और मेरे सिर की मालिश करने लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि न सोऊं, लेकिन तेल में शायद बेहोशी की दवा थी। जैसे ही मैं उसे सूंघी बेहोश हो गई। 1 घंटे बाद होश आया। माँ बाप भी घर लौट आए थे। जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। अरविंद मेरे कमरे में अपने उबाश दोस्तों को लाता था जो मेरे साथ बुरा बर्ताव करते थे। अपना काम पूरा करने के बाद वे अरविंद को पैसे देते और चले जाते। ये जानकर मैं टूट गई थी। मैंने कमरे से बाहर जाकर अरविंद का गिरेबान पकड़ा और थप्पड़ों की बरसात कर दी। मम्मी पापा भी आ गए और पापा ने गुस्से से मेरे हाथ पकड़ ली। होश में हो क्या? पागल हो गई हो? क्यों मार रही हो इसे? मैंने रोते हुए वीडियो दिखा दी कि यह जलील इंसान मेरे साथ क्या कर रहा था। वीडियो देखकर माँ फर्श पर गिर पड़ी। पापा को भी विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने अरविंद को पकड़कर बहुत मारा। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। अरविंद ने गुस्से में कहा, मैंने इसे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं। मुझे पैसों की जरूरत थी। लोग इसके लाखों रुपए देने को तैयार थे। मुझे अपनी जरूरतें पूरी करनी थी, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। मैं अपने कानों पर हाथ रखकर बस रोए जा रही थी। पापा ने उसे इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया, मगर जैसे तैसे खुद को उनसे छुड़वाकर घर से भाग गया और फिर कभी पलटकर उस घर में नहीं आया। मैं इस हादसे को मरते दम तक नहीं भूल सकूंगी। भाई वही होता है जो आपके सगे वाले देन से हो। किसी भी अनजान मर्द के सहारे अपनी जवान जहान बेटी को छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि शैतान परस्त मर्द हर वक्त इस आड़ में रहते हैं कि कब किसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे। तो मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों से यही गुजारिश करूंगी कि हमेशा अपनी बेटियों को पर्दे में ही रखें और कभी किसी भी अनजान मर्द के सहारे पे उन्हें अकेला न छोड़े। इस सारे मामले में आपको किसकी गलती लगती है? मेरे माँ बाप की जो पैसा कमाने के चक्कर में बच्चों से बिल्कुल बेफिक्र हो गए थे, या फिर मेरी जो अपने सौतेले भाई के साथ बिल्कुल अकेली इस घर में रहती थी और उसके ऊपर हद से ज्यादा विश्वास करती थी और उसे अपना सगा भाई समझती थी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे और ये भी बताए कि आपको कहानी कैसी लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग और रोमांटिक कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकॉन ऑन कर ले,
ताकि आपको मेरी हर कहानी समय पर मिल सके। कल मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। दोस्तों, धन्यवाद। मेरे पति इस दुनिया में नहीं थे और मेरा एकमात्र सहारा मेरा बेटा था। गर्मी का मौसम था और मेरी आदत थी कि मैं रोज नहाने जाती थी। हमारे घर में केवल एक ही बाथरूम था जो कमरे में नहीं बल्कि घर के आंगन में था। जब भी मैं कमरे से निकलकर उस बाथरूम में नहाने के लिए जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे छिपकर देख रहा है। घर में मेरे बेटे के अलावा और कोई नहीं था और बाहर से भी कोई आ नहीं सकता था। पहले मैंने सोचा कि शायद मुझे वहम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे मुझे यकीन होने लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। परंतु मेरे दिमाग में एक ही बात आती थी कि घर में तो सिर्फ मेरा जवान बेटा ही है और मैं उस पर शक नहीं कर सकती थी। लेकिन समय के साथ मैंने उसकी कुछ ऐसी हरकतें देखी जिससे मेरा शक बढ़ने लगा। एक दिन जब वह घर पर नहीं था तो मैंने उसका फोन उठाकर चेक किया। फोन में एक वीडियो थी जिसे देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि जब मैं बाथरूम में नहाने जाती थी तो वह मेरा नाम गायत्री है और मेरे जीवन का सफर बहुत ही अनोखा रहा है। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं सिर्फ 19 साल की थी। उस वक्त मैं जीवन की चुनौतियों के बारे में बहुत कम जानती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता मैंने जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना किया और सीखा कि संघर्ष और प्रेम के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे और जिम्मेदार व्यक्ति से हुई थी जो मुझसे उम्र में बड़े थे, लेकिन हमारे बीच का प्यार बहुत गहरा था। हमने मिलकर अपने छोटे से परिवार को खुशहाल बनाने की कोशिश की। 1 साल बाद हमारा बेटा हुआ और मैं मां बन गई। उस समय मैं केवल 20 साल की थी और मेरा बेटा मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार था। हमारे बीच का अंतर केवल 16 साल का था, इसलिए हमारे रिश्ते में एक अनोखी मित्रता भी थी। मैं मां थी, लेकिन उसके लिए एक दोस्त भी थी। मैंने अपने बेटे को अपनी दुनिया माना और उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हुआ, मैंने और मेरे पति ने अपने परिवार के लिए और भी मेहनत की। लेकिन फिर एक दिन अचानक मेरे पति का निधन हो गया। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा धक्का था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से मेरी दुनिया बदल जाएगी। अब मेरे सामने एक नई चुनौती थी, अपने बेटे के साथ इस नई जिंदगी को जीने की। वह अब बड़ा हो चुका था, लेकिन उसे जिम्मेदारी का कोई अनुभव नहीं था। उसने हमेशा अपने पिता के संरक्षण में जीवन बिताया था और कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसे खुद परिवार का भार उठाना पड़ेगा। मेरे पति के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे बेटे पर आ गई। मैंने उसे समझाया कि अब समय आ गया है जब उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, लेकिन यह सब उसके लिए नया और कठिन था। हमारा घर बहुत बड़ा नहीं था, सिर्फ 2 ही कमरे थे, पर बाहर आंगन बहुत बड़ा था। ये घर उस जमाने का बना हुआ था जब घरों में शौचालय नहीं होते थे। बाद में मेरे पति ने घर के एक कोने में एक छोटा सा शौचालय बनवाया था। ये शुक्र है कि घर में शौचालय बन गया था, क्योंकि बाहर जाना बहुत असुविधाजनक लगता था। वैसे भी अब वह जमाना बीत चुका था। मेरी आदत थी कि मैं रोजाना नहाया करती थी, लेकिन जब से मेरे पति इस दुनिया से चले गए तब से नहाने के दौरान मुझे बाथरूम में कुछ अजीब महसूस होने लगा। जैसे ही मैं बाथरूम में जाती मुझे ऐसा लगता था कि कोई अंदर झांक रहा है। एक दिन मुझे ऐसा एहसास हुआ तो मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद यह मेरा भ्रम होगा, लेकिन अगले दिन भी वही हुआ। अब मैं इस बात से बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन यह ऐसी बात थी कि मैं अपने बेटे रोहन को भी नहीं बता सकती थी। रोहन मेरा जवान बेटा था, बेहद खूबसूरत, लेकिन उसने कभी मेहनत नहीं की थी। अब हालात ने उसे मेहनत करने पर मजबूर कर दिया था और इसी वजह से वह आजकल बहुत चिड़चिड़ा रहने लगा था। एक रात वह मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, मम्मी, मैं बहुत परेशान हूँ। सब कुछ कैसे होगा? हम तो सिर्फ 2 लोग हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे खर्चे हैं। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि पिताजी इतना सब कुछ संभालते थे। मैं तो समझता था कि यह सब बहुत आसान है, अभी तो शुक्र है कि घर अपना है। मैंने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, घर तो अपना है, लेकिन इसकी मरम्मत भी तो करनी पड़ती है। अगर समय पर ध्यान नहीं दिया तो यह भी खराब हो जाएगा। रोहन ने सर पकड़कर कहा, अब क्या करें? वैसे मेरे पास एक आइडिया है। आप मेरी शादी करा दो
और लड़की वालों से कुछ पैसे मांग लो। उन पैसों से हम घर की मरम्मत भी कर लेंगे और कुछ काम धंधा भी शुरू कर लूंगा। जब मैंने उसके मुंह से यह बात सुनी तो मैं हैरान रह गई। मैंने उसे फटकार हुए कहा, मैंने तुझे कभी यह सब नहीं सिखाया। लड़की वालों से पैसे मांगना कोई अच्छी बात नहीं है। तेरे पिताजी ने मेरे माँ बाप से एक भी रुपया नहीं लिया था और तू इस तरह की बातें कर रहा है। मुझे यह सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैंने तेरी परवरिश इस तरह से नहीं की है कि तू ऐसी बातें करे। किसी की बेटी को अपने घर लाना कोई मामूली बात नहीं होती। वह भी एक जीती जागती इंसान है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। तेरे पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे और मैं चाहती हूं कि तू उनसे भी बेहतर बने, लेकिन तू तो अभी से ही लड़की के दहेज पर नजर टिकाए बैठा है। अगर काम करना है तो मेहनत कर, खुद से कुछ कर। मेरे बेटे को मेरी बात बहुत बुरी लगी, जाहिर है उसे बुरा लगना ही था। वह कहने लगा, मम्मी खर्चे बहुत ज्यादा है। मैं तो आपसे अपने दिल की बात कर रहा था और आपने तो मुझे इतना लंबा लेक्चर दे दिया। ठीक है, मत करवाओ मेरी शादी। मैंने कहा, तेरी शादी तब तक नहीं करवाऊंगी जब तक तू कोई पक्की नौकरी नहीं कर लेगा। यह सुनकर वह इतना कहकर चला गया। आजकल नौकरी नहीं मिलती, कोई ना कोई जुगाड़ ही करना पड़ता है। मैंने पूछा, यह जुगाड़ क्या होता है? तो वह कहने लगा, जुगाड़ का मतलब है शॉर्टकट से पैसा कमाना। मैंने कहा, ऐसे कभी कुछ हासिल नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। रोहन के जाने के बाद मैं अकेली बैठी सोचती रही। अब मुझे सिर्फ अपने बेटे की चिंता नहीं थी, बल्कि उस डर और अजीब एहसास की भी थी जो मुझे बाथरूम में होता था। क्या यह सच में मेरा वहम था या फिर कुछ और? मैं इस उलझन में थी कि किसी से बात करूं या नहीं। मैंने सोचा कि अगर मैं रोहन को यह बात बताऊंगी तो वह और भी परेशान हो जाएगा। मेरे पति के जाने के बाद से ही मैं बहुत अकेलापन महसूस करने लगी थी। घर की दीवारें मुझे जैसे घूरती सी लगती थी और हर रात जब मैं बिस्तर पर लेटती थी तो ऐसा लगता था कि मैं उन्हें महसूस कर सकती हूं। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब मेरे मन का भ्रम है, लेकिन फिर भी वह डर मेरे दिल में गहराई तक बैठ गया था। रोहन की चिंता ने मेरी बेचैनी को और भी बढ़ा दिया था। मैं सोचने लगी कि अगर वह इसी तरह चिड़चिड़ा और निराश रहता है तो उसकी जिंदगी का क्या होगा। मैंने उसके भविष्य के बारे में कई सपने देखे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वे सपने दूर होते जा रहे हैं। अगली सुबह मैंने तय किया कि मुझे खुद को मजबूत करना होगा। मैं अपने डर और चिंताओं के आगे झुक नहीं सकती थी। मैंने निश्चय किया कि मैं अपने बेटे को सही मार्ग दिखाऊंगी और उसे मेहनत की अहमियत समझाऊंगी। मैंने रोहन को उसके पसंदीदा नाश्ते के साथ बुलाया और उसकी थाली परोस हुए कहा, रोहन, मैं समझती हूं कि तुम पर बहुत दबाव है और यह सब तुम्हारे लिए नया है, लेकिन याद रखना, किसी भी बड़ी सफलता के लिए मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। शॉर्टकट से कभी कुछ हासिल नहीं होता, और अगर होता भी है तो वह ज्यादा दिन टिकता नहीं। रोहन ने मेरी बात ध्यान से सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैंने उससे कहा, मैं तुमसे बहुत उम्मीदें रखती हूं और मुझे यकीन है कि तुम सही रास्ता चुनोगे, चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं। अगर तुम मेहनत करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। रोहन ने बस सिर हिलाया और नाश्ता करने लगा। मैं जानती थी कि उसे समय चाहिए, लेकिन मुझे भरोसा था कि एक दिन वह मेरी बात समझेगा। शाम को जब मैं बाथरूम में नहाने गई तो, तलाश कर लो, फिर मैं तुम्हारी शादी श्वेता से करा दूंगी, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लगा सकते क्योंकि वह भी जवान है और तुम भी लड़कियों की शादी जल्दी होनी चाहिए। उसकी माँ भी उसकी जल्दी शादी करवाना चाहती थी। अब तो तेरे पिताजी भी इस दुनिया से चले गए हैं, तो अब तुझे ही सब कुछ देखना है, इसलिए अच्छा है कि कोई नौकरी कर ले। मेरा बेटा कहने लगा कि नौकरी नहीं मिली, लेकिन एक काम मिला है जिसमें बहुत पैसे हैं, पर काम थोड़ा गलत है। मैंने पूछा, क्या मतलब, कौन सा काम है? और तू ऐसे क्यों कह रहा है कि थोड़ा गलत है? गलत तो गलत होता है, थोड़ा गलत क्या होता है? मेरे बेटे ने कहा, मम्मी आपको बताकर मैं पछता रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, बाद में बताऊंगा। और यह कहकर वह कहीं चला गया। मैं सोचती रही कि वह क्या कह रहा था। मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि आजकल जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, किसी भी जवान लड़के या लड़की को अपनी बातों में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। मेरा दिल डूब सा गया था।
मैं जानती थी कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बुरे लोग भी कम नहीं हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। क्या रोहन भी किसी गलत राह पर जा रहा था? उस रात मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन मन में बेचैनी बनी रही। रोहन की बातों ने मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा कर दिया था। मैं समझ रही थी कि रोहन मुझसे बहुत कुछ छिपा रहा है, और यह बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। मेरे पति के जाने के बाद से ही मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। रोहन ही मेरा सहारा था, और अब उसी के बारे में मुझे चिंता सताने लगी थी। मैंने उसे बड़े प्यार से पाला था, उसे सिखाया था कि ईमानदारी और मेहनत से ही जीवन में सफलता पाई जा सकती है। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह मेरी बातों को भूलकर किसी गलत रास्ते पर चलने की सोच रहा है। अपने पति के जाने के बाद मैंने खुद को बहुत मजबूत बना लिया था, लेकिन अब रोहन के बारे में सोचकर मेरा दिल कमजोर हो जाता था। क्या मैं रोहन को सही रास्ते पर ला पाऊंगी? क्या वह समझ पाएगा कि जीवन में शॉर्टकट नहीं होते और गलत रास्ते पर चलने का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है? मैंने अपनी एक दोस्त से सुना था कि उसके पति ने उसकी वीडियो वायरल कर दी थी। इस बात ने मेरे दिल में भी एक डर बैठा दिया था। मैं सोचने लगी कि कोई मेरे साथ भी ऐसा कर सकता है। कोई मुझे बार बार क्यों देखेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मेरा वीडियो बना रहा हो और मुझे पता ही ना हो। ये सोचते ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने पति के साथ बहुत अच्छे तरीके से बिताई थी। मैं एक शरीफ औरत थी, और अब इस उम्र में अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता तो मैं क्या करती? मेरे जवान बेटे को अगर यह बात पता चल जाती कि यह सब कौन कर रहा है, तो वह शांत नहीं बैठता। वह जज्बाती और जोशीला था, और उसे भी कुछ करना था। यह सब सोचकर मैं बहुत डर जाती थी। हमारे शौचालय की स्थिति ऐसी थी कि वह घर के कोने में बना हुआ था, जिसकी पिछली दीवार गली की ओर थी। उसमें एक बड़ा सा रोशनदान था, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ था। रोशनदान इतना ऊंचा था कि वहां से कोई दिखाई नहीं देता था, इसलिए हमने उस पर ना कोई कपड़ा लगाया और ही जाली। लेकिन अब मेरा दिल बहुत बेचैन हो गया था, इसलिए नहाने से पहले मैंने उस रोशनदान के ऊपर अपना दुपट्टा लगा दिया ताकि कोई देख ना सके। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए किसी को किसी ऊंची चीज पर चढ़ना पड़ता। गली का स्तर ऊंचा था और हमारा घर नीचा, इसलिए मैंने सोचा इतनी मेहनत कोई क्यों करेगा, वो भी एक बूढ़ी औरत के लिए। हालांकि मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं थी, मेरी उम्र अभी सिर्फ 35 साल की ही थी। मेरा बेटा जवान था और मैं उसकी शादी करना चाहती थी। जब मैं नहाकर बाहर निकली तो ये देखकर हैरान रह गई कि कपड़ा अपनी जगह से हटा हुआ था। अब तो मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे रोना आने लगा कि मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था। अब मैं क्या करूं? अपने बेटे को बता दूं? मामला अब बहुत बढ़ चुका था। इसका मतलब था कि कोई ना कोई था जो मेरे साथ यह सब कर रहा था। लेकिन यह बात भी सोचने वाली थी कि किसी बाहरी आदमी को यह कैसे पता चला कि मैं किस समय नहाने जाती हूं। मैं रोजाना एक समय पर नहाने नहीं जाती थी। कभी सुबह नहा लेती थी, कभी दोपहर को, और कभी खाना बनाने के बाद। और गर्मी के मौसम में तो मैं दिन में 2 बार भी नहा लेती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी और साफ सुथरा रहना मुझे अच्छा लगता था। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर मैंने तय किया कि बेटे को बता ही देती हूँ। मैंने उसे सीधे सीधे नहीं कहा कि मुझे पक्का यकीन है, पर मैंने उसे बताया कि जब मैं नहाने जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देखता है। मुझे शक है कि यह रोशनदान की तरफ से होता है। मुझे लगा था कि यह सुनकर मेरा बेटा पागल हो जाएगा और कहेगा, कौन है वह, मैं पता करता हूं, उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसके जवाब ने मुझे चौंका दिया। उसने बस इतना कहा, कोई बात नहीं, आपको ऐसा ही लगा होगा। इस बात को छोड़िए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कौन है जो ऐसी हरकत कर सकता है? आप इन सारी बातों को भूल जाइए। उसने इस बात को इतना हल्के में ले लिया कि मैं हैरान रह गई। मुझे उससे ऐसी प्रतिक्रिया की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह तो बड़ा गुस्से वाला था, और अपनी मां के मामले में उसे तो और भी गुस्सा आना चाहिए था। घर की औरतें तो अपनी इज्जत होती हैं, लेकिन वह बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। मुझे लगा कि उसे परेशान होना चाहिए था, फिर उसने क्यों नहीं किया? मैं उसकी मां थी और यह बड़ा मामला था, लेकिन वह मजे से बैठा रहा। मैंने भी दोबारा बात नहीं की।
और सोचा कि खुद ही पता करती हूं कि यह सब कौन कर रहा है। मेरे लिए यह आसान नहीं था, लेकिन मैं कोशिश तो कर ही सकती थी। अगले दिन मैंने अपनी योजना के अनुसार काम किया। मैं उस रोशनदान के पास खड़ी रही और ध्यान से देखने लगी कि कोई वहां से झांकता है या नहीं। कुछ देर बाद मैंने देखा कि गली के उस पार कुछ हलचल हो रही है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे धीरे उस ओर देखा और मेरी आंखें फटी रह गई। गली में एक आदमी खड़ा था जिसने अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश की हुई थी। वह धीरे धीरे ऊपर की ओर देख रहा था, जैसे कि रोशनदान से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैंने जल्दी से खुद को छुपा लिया। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरे शक सही थे। कोई ना कोई था जो मेरी हरकतों पर नजर रख रहा था। अगले दिन मैंने अपनी दोस्त से कहा कि मुझे एक कैमरे वाला फोन चाहिए। मैं रिकॉर्डिंग करना चाहती हूँ। उसके पास फोन था पर मेरे पास नहीं। उसने कहा, एक दिन के लिए अपना फोन तुम्हें दे दूंगी, पर पहले मुझे बताओ कि बात क्या है। मैंने कहा था कि अभी नहीं बता सकती, बाद में बता दूंगी। मैं उस फोन को बाथरूम में रखना चाहती थी और रोशनदान की तरफ कैमरे का मुंह करके देखना चाहती थी कि मुझे बाहर से कौन देखता है। मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा आइडिया सोचा है। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। इससे रिकॉर्डिंग भी हो जाती, वीडियो भी बन जाती और मुझे पता चल जाता कि हरकत कौन कर रहा है। साथ ही मेरे पास सबूत भी आ जाता। मैंने अपनी दोस्त से फोन लिया और उसे ऐसी जगह पर रखा, रोशनदान की तरफ कैमरा कर दिया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। लेकिन जब रिकॉर्डिंग देखी तो हैरान रह गई, क्योंकि रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं हो पाई थी। शायद उसके फोन का कैमरा खराब था। इसके बाद उसने अपना फोन मांग लिया और कहा कि उसे फोन की जरूरत है। वह लोगों की बेटियों के रिश्ते करवाने का काम करती थी, इसलिए मैं बार बार उससे फोन नहीं मांग सकती थी। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उस जगह को बंद करवा दे या फिर बाथरूम कहीं और बनवा दें। घर के हालात पहले से ही खराब थे। जब मेरे पति का निधन हुआ तो पता चला कि उन पर बहुत सारा कर्ज था। अब वे लोग सामने आ रहे थे और अपने पैसे मांग रहे थे। मेरा बेटा भी कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके पास कोई स्थायी काम नहीं था। लोग मुझसे कहते थे कि उसकी शादी करवा दो, दहेज के पैसों से वह कोई बिजनेस शुरू कर लेगा और घर में बहू भी आ जाएगी, जिससे तुम भी अकेली नहीं रहोगी। मेरा बेटा आजकल बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसने किसी से फोन पर बात करते हुए कहा, आजकल लोग ऐसी वीडियो से बड़े पैसे कमा रहे हैं, लेकिन ऐसी वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है। एक वीडियो की ही तो बात है और अगली वीडियो आते ही लोग पिछली को भूल जाते हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। ये कोई फिल्म या ड्रामा नहीं था, सीधे सीधे बातें हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं वह वही बात तो नहीं कर रहा था जो मेरे मन में आ रही थी। अगर एक पति पैसे कमाने के लिए अपनी पत्नी की वीडियो वायरल कर सकता है, तो क्या एक बेटा पैसे कमाने के लिए अपनी माँ की वीडियो वायरल नहीं कर सकता? अगर ऐसा नहीं था तो फिर वह ऐसी बातें क्यों कर रहा था? वह अपने पास कोई खास काम नहीं था। कभी कभी वह एक गाड़ियों के शोरूम में काम कर लेता था, जिससे उसे रोजाना के थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, लेकिन यह कोई स्थायी नौकरी नहीं थी। उसकी बातें सुनकर लग रहा था कि उसके पास बात करने के लिए और कोई विषय नहीं था। जैसे ही उसने फोन रखा, मैं उसके पास गई और पूछा, तुम किससे बातें कर रहे थे? कौन सी वीडियो बनाओगे और वायरल करोगे? क्या तुम भी उस आदमी की तरह कुछ करने का सोच रहे हो जिसने अपनी बीवी की वीडियो वायरल कर दी थी? मेरा बेटा यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हो? बात को कहां से कहां जोड़ रही हो? मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, बस वैसे ही बात हो रही थी। मैंने फिर उससे पूछा, तो फिर वह कौन सी वीडियो थी जिसकी बात कर रहे थे? आजकल तो हर तरफ औरतों की ही वीडियो वायरल होती हैं, जिनमें या तो वह डांस कर रही होती है या फिर कुछ और कर रही होती है। देखो, अगर मुझे पता चला कि तुमने भी कोई गलत हरकत की है तो मैं तुम्हें जेल से भी नहीं छुड़वाऊंगी, अड़ वजह से मुझे जेल जाना पड़े। फिर मैंने उसे याद दिलाया, मैंने तुम्हें बताया था कि जब मैं नहाने जाती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बाहर खड़ा होकर देख रहा है। तुमने इस बारे में क्या किया? पहले तो वह घबरा गया, फिर कहने लगा, मैंने भी आपको कहा था कि आपको वहम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा, और अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या कर लोगे? क्या उखाड़ लोगे? उस आदमी का तुम्हें शर्म नहीं आती?
कि एक बार जाकर जांच कर लेते कि ऐसा है या नहीं। किसी से थोड़े पैसे उधार लेकर इस बाथरूम के रोशनदान को बंद करवाने की कोशिश करो। ये रोशनदान इतना बड़ा है कि यहाँ से कोई आदमी छलांग भी लगा सकता है। जब तुम्हारे बाबा ने शौचालय बनवाया था तब जमाना ऐसा नहीं था। मुझे लगा था कि यह सब सुनकर तुम गुस्से से लाल पीला हो जाओगे और कुछ करोगे, लेकिन तुम तो हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। मेरे बेटे ने एक अजीब सी बात कह दी। उसने कहा, अगर आपको ऐसा लगता है कि बाथरूम में जाते हुए कोई आपको देखता है तो फिर आप बाथरूम में मत जाया करो। ऐसी उल्टी बात तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसका दिमाग उलझा हुआ हो। और मेरे बेटे का दिमाग सच में बहुत उलझा हुआ लग रहा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बाथरूम में ना जाऊं? गर्मी का मौसम था, क्या मैं नहाती भी नहीं? मुझे तो नहाने का शौक था और साफ सुथरा रहने की आदत भी थी। मैं इस बारे में बहुत सोचती रही और अब मुझे समझ आ गया था कि मुझे क्या करना है। मुझे अपने बेटे पर नजर रखनी थी, क्योंकि इस घर में और कोई नहीं था और बाहर से भी कोई अजनबी हमारे घर में नहीं आता। मैं हैरान थी कि मेरे बेटे को अचानक से क्या हो गया था। पहले वह छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा करता था, लड़ने मरने को तैयार हो जाता था, लेकिन अब वह बिल्कुल सामान्य हो गया था। उधर श्वेता की माँ बार बार कहती थी कि उसकी बेटी मेरे बेटे को पसंद करती है। वह चाहती थी कि मैं उसे कहूं कि कोई अच्छी नौकरी कर ले ताकि दोनों की सगाई कर दी जाए। लेकिन मैं सोचती थी कि मेरे बेटे को आजकल कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि वह किस दिशा में जा रहा है। लेकिन श्वेता भी पागल थी, जो रोहन से प्यार कर बैठी थी। मुझे लगता था कि अगर वह वाकई उससे प्यार करती थी तो उसे किसी और से शादी नहीं करनी चाहिए थी, चाहे उसे कुछ साल तक इंतजार ही क्यों ना करना पड़ता। श्वेता मेरे दोस्त की इकलौती बेटी थी और अपने घर में सबसे ज्यादा लाडली भी। वह मुझे भी बहुत सुंदर लगती थी। एक मुसीबत मेरे सर पर जरूर थी कि मुझे अपने बेटे पर नजर रखनी थी, लेकिन नजर तब रखती जब वह घर पर होता। आजकल वह ज्यादातर समय घर से बाहर ही रहता था। हालांकि जब तक मैं खाना वगैरह बना रही होती थी तब तक वह घर में ही होता था। एक दिन जब मैं नहाने के लिए गई तो उसका फोन उसके कमरे में पड़ा हुआ था। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया। मैंने सोचा कि क्यों ना उसका फोन चेक करूं और देखूं कि उसमें क्या है। आखिर वह मेरा बेटा था और मुझे उसके फोन को चेक करने का हक था। मैंने फोन की गैलरी खोली तो उसमें एक वीडियो थी। वीडियो देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वीडियो बाथरूम की थी और साफ नजर आ रहा था कि उसमें क्या हो रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरी हालत अजीब सी हो गई। मैंने बार बार देखा कि कहीं और भी वीडियो तो नहीं है, लेकिन वहां सिर्फ एक ही वीडियो थी। मैं उस वीडियो को देख ही रही थी कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चौंक गई और पीछे मुड़कर देखा तो मेरा बेटा खड़ा था। उसने देख लिया था कि उसका फोन मेरे हाथ में है और मैं वह वीडियो देख चुकी हूं। यह सुनकर मेरे बेटे का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में डर की छाया थी। मेरी आंखों में भी एक सवाल उमड़ रहा था, जिसे मैं आखिरकार पूछ ही बैठी। जवाब सुनते ही मैं दंग रह गई। मैंने अपने बेटे की ओर देखा। मेरी आंखों में आंसू छलक पड़े। मैंने उससे कहा, तूने यह सब कब किया, कैसे किया और क्यों किया, बता मुझे। अब उसके भी आंखों में आंसू थे और गुस्से से उसके हाथ कांपने लगे। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, उसी दिन किया था जिस दिन आपने मुझे बताया कि कोई आपको छुपकर देखता है। आपको क्या लगता है? मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। जब आपने कहा था कि कोई आपको देख रहा है तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैं जानता था कि मेरा गुस्सा करना आपको परेशान कर देगा और आप डर जाएंगे। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन जो भी यह सब कर रहा है उसे पकड़कर ही रहूंगा। मैंने सबसे पहले रोशनदान पर एक छोटा कैमरा लगा दिया था जिसका रुख बाहर की ओर था। उसमें आप नहीं बल्कि बाहर का दृश्य दिखता था। उसी कैमरे से मुझे पता चला कि वह हमारे मोहल्ले का ही लड़का है, जो गली में खड़ा होकर देखता है। जैसे ही उसे पानी गिरने की आवाज आती है वह समझ जाता है कि कोई अंदर गया है और फिर अंदर झांकने की कोशिश करता है। मैंने उसका नाम और घर का पता भी मालूम कर लिया है। मेरा तो दिल करता था कि सीधे उसके घर जाऊं और उसे गोली मार दूं, लेकिन जब अपने दोस्त से बात की
तो उसने समझाया कि ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसने तुम्हारी माँ की कोई वीडियो बनाई है जो उसके पास है, पहले हमें वह वीडियो निकालनी होगी। मैं उसी से बात कर रहा था जब आपने मेरी बात सुनी थी। मैंने मोहल्ले के कुछ लोगों से बात की है और हम उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। हम ऐसा करेंगे कि उसे लगेगा कोई बाथरूम में नहा रहा है, और जैसे ही वह अंदर झांकने लगेगा हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। अगर वैसे उसे टोक कि वह ऐसा क्यों कर रहा है तो वह कभी नहीं मानेगा, लेकिन जब उसे सबके सामने पकड़ा जाएगा तो कोई भी उसका साथ नहीं देगा। आपसे ज्यादा मुझे गुस्सा है, आपसे ज्यादा मैं बेचैन हूं उसे सबक सिखाने के लिए, लेकिन मुझे धैर्य से काम लेना होगा क्योंकि ऐसे लोगों को पकड़ना आसान नहीं है। हमें उसे सबक सिखाना है ताकि दोबारा कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे। आपको पता है, आपने कहा था कि मोहल्ले में एक लड़की की वीडियो वायरल हुई थी जिसके लिए सभी ने उसके पति को दोषी ठहराया, लेकिन हकीकत में यह काम उसी मोहल्ले के एक और लड़के ने किया था। यह लड़का बहुत बदनाम था और मोहल्ले की कई लड़कियों को परेशान कर चुका था। कभी लड़कियों को छेड़ता तो कभी और कोई हरकत करता, लेकिन इस बार उसने हद पार कर दी थी। मेरे दिल में उस लड़के के खिलाफ बहुत गुस्सा था। मुझे महसूस हो रहा था कि मैंने अपने बेटे के बारे में गलतफहमी पाल रखी थी। मैं सोचने लगी कि आखिर मेरे अपने बेटे ने ऐसा क्यों किया। हालांकि मैंने कभी उसे यह बात नहीं बताई, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत दुखी थी। समाज किस दिशा में जा रहा है यह हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझे अपने बेटे पर गर्व था। आखिरकार मेरे बेटे ने योजना बनाई, और जब वह बदमाश लड़का रोशनदान की ओर देख रहा था तभी मेरे बेटे ने उसे पकड़ लिया। मोहल्ले के लोगों ने उसे देख लिया था, फिर सबने मिलकर उसकी पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। उसका मोबाइल वगैरह सब छीन लिया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें कोई वीडियो नहीं थी। हालांकि उसने और भी कई लड़कियों की वीडियो बनाई थी। पुलिस ने कहा कि उसके खिलाफ कई केस बन सकते हैं, FIR दर्ज करवाइए, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। इस घटना के बाद मैंने घर का रोशनदान भी बंद करवा दिया। बेटे की नौकरी भी लग गई और हमने उसकी शादी श्वेता के साथ करने का फैसला किया। दोनों की सगाई हो चुकी थी और अब शादी होने वाली थी, लेकिन अभी भी जब मैं उस वक्त की बातों को याद करती हूं तो गुस्सा आ जाता है। ये सब मेरी एक दोस्त की वजह से हुआ था जो मोहल्ले में लोगों को कहानियां सुनाती थी। अब उसकी बेटी ही मेरे घर की बहू बनने वाली है, लेकिन उसकी बेटी उसकी तरह नहीं है। वैसे मेरी दोस्त बुरी नहीं थी, पर उसकी हरक मुझे ठीक नहीं लगी। मेरा बेटा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता था, लेकिन उसने मेरे दिमाग में इतनी नकारात्मक बातें भर दी कि मैं अपने बेटे के बारे में ही गलत सोचने लगी। मैं कैसे भूल गई कि मैंने ही उसे पाला पोसा है और उसे अच्छे संस्कार दिए हैं। अब जब श्वेता और रोहन की शादी का दिन करीब आ रहा था तो घर में खुशी का माहौल था और सभी लोग तैयारियों में जुटे हुए थे। इसी बीच मैंने अपने बेटे के साथ खुलकर बातचीत की और उसे अपने दिल की सारी बातें बताईं। उसने मुझसे वादा किया कि वह कभी भी किसी का गलत फायदा नहीं उठाएगा।